स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे महिलाओं को जो HRTC की बस में 50% छूट दी जा रही है, उसका फिर विरोध हुआ है। और इस बीच प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा गया है। पत्र में क्या कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने जानकारी दी है, ये अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे, एनटीटी और जेबीटी भर्ती को लेकर प्राथमिक शिक्षक संगठन भी सामने आया है। यहाँ कुछ दावे शिक्षक संगठनों की ओर से हो रहे हैं इस भर्ती को लेकर। एनटीटी भर्ती को लेकर बात कहां पहुंची है, ये अपडेट लेकर आए हैं। जेबीटी भर्ती कब तक हो पाएगी, रिक्त पदों को लेकर यहाँ प्राथमिक शिक्षक संगठनों ने कुछ एक सवाल उठाए हैं, ये भी अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी एक दफा फिर शिमला पहुंचने वाले हैं, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। और भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, हर किसी के जहन में ये सवाल इस वक्त चल रहा है, तो ये भी आज बारीकी से चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन जो की गई है, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये माना जा रहा है कि आज से मौसम करवट बदलने वाला है और कल बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शन सच साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले 4 की शाम से ही मौसम करवट बदल लेगा, ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र ने दी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद आज शाम से मौसम के करवट बदलने पर अपडेट सामने आई थी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। यहाँ तापमान में कोई गिरावट नहीं है, बारिश बर्फबारी जैसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। एक दफा फिर किसान बागवान परेशान हो गए हैं, पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सफेद नजारा उन्हें इस मौसम में देखने के लिए मिल जाए। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी पिछले 4 दिन से अधूरी ही रह रही है। देखिए, अलर्ट तो मौसम को लेकर जारी किया जाता है, लेकिन मौसम उस तरह का नजर नहीं आ रहा है और ना ही महसूस किया जा रहा है। अभी कब तक मौसम करवट बदलता है ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज भी तेज धूप खिली हुई थी। इसके अलावा नीला आसमान था, तो ऐसे कोई आसार अभी बनते हुए नजर आए नहीं है। हालांकि कल से मौसम अगर खराब होता है तो फिर अभी 7 जनवरी तक मौसम खराब ही बताया गया है। 8 जनवरी से फिर खुल जाएगा, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ऐसे कोई आसार अभी हिमाचल प्रदेश में बने नहीं है फिर से बारिश बर्फबारी को लेकर। सिरमौर के पांवटा साहिब में 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। गहरी खाई में पिकअप गिर गई और ड्राइवर समेत जो दूसरा व्यक्ति था मौत के घाट उतर गए हैं। हालांकि गहरी खाई में क्योंकि इनकी पिकअप जा गिरी थी पांवटा साहिब में, और सुबह के दौरान ही जब एक ग्रामीण व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर पड़ी पिकअप गाड़ी पर, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस को उसने सूचना दी। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव वहां से निकाले गए, ठीक हालत में नहीं थे और ऐसी जगह पर गाड़ी गिर गई थी जहां से शवों को निकालना भी बहुत मुश्किल था। फिलहाल पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि वजह क्या रही, किस वजह से गाड़ी नीचे लुढ़क गई। रास्ता ऐसा नहीं है कि उसे खतरनाक भी कहा जा सके, लेकिन क्या वजह रही होगी या अनियंत्रित होकर ही गाड़ी नीचे की तरफ लुढ़क गई, ये मानकर भी हम चल सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति शिलाई का बताया जा रहा है और 25 वर्षीय महज उसकी उम्र है। दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। राजधानी शिमला में एक युवक ने नर्सिंग छात्रा के साथ रेप किया और उसके बाद ये युवती गर्भवती हो गई। अब ये जानकारी सामने आई है। युवती की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया था और शारीरिक संबंध बनाने की कई बार उसके साथ कोशिश की, इसके साथ मारपीट भी करता था। अब ये केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने और इसके बाद कार्रवाई हो रही है। युवक से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होने वाली है। 2023 में निजी नर्सिंग कॉलेज में दरअसल प्रशिक्षण लेने के लिए ये छात्रा आई थी, अपनी स्टडी करने के लिए आई थी। इसी बीच एक युवक से मिली और युवक के साथ संपर्क में आने के बाद युवक ने इसे शादी का झांसा दिया, जिस वजह से इन दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। और अब जब गर्भवती युवती हुई है तो इसकी ओर से और भी कई बड़े आरोप यहाँ युवक पर लगाए जा रहे हैं। तो मामले की छानबीन होने के बाद ही यहाँ सच्चाई का पता चल पाएगा। देखिए, सीनियर पुरुष वॉलीबॉल टीम का चयन हो सके इसके लिए आज ट्रायल हुए हैं। ये इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में ही हुए हैं और वॉलीबॉल नेशनल फेडरेशन की ओर से ही ये ट्रायल लिए गए हैं। दरअसल जो नेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की एडहॉक कमेटी है उसे दायित्व सौंपा गया था टीम का चयन करने के लिए, तो एडहॉक कमेटी ही अभी फाइनल करेगी नाम
कि कौन कौन प्लेयर्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल टीम में आने वाले हैं, या यूं कह लीजिए हिमाचल की जो वॉलीबॉल टीम होगी उसमें किस किस का नाम चयनित किया जाता है। फिर जयपुर में क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने जा रही है, ये 7 से 13 जनवरी तक होनी है। जैसे ही नाम फाइनल होते हैं तो ये सभी प्रतियोगी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज दरअसल ट्रायल हुए हैं इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में और वीडियोग्राफी हुई है हर राउंड की। इसके बाद नाम फाइनल हो जाएंगे। पहले विवाद में ये काफ़ी ज़्यादा टीम चल रही थी और टीम के कुछ पुराने प्रतियोगियों की ओर से ये भी दावा किया गया था कि उन्हें बेवजह ही टीम से बाहर कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले थे और इस पर एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया। एडहॉक कमेटी को ही पूरा जिम्मा फिर उनकी ओर से सौंप दिया गया था। जो बिन माँ बाप के बच्चे हैं और सुखाश्रय योजना के तहत आते हैं, तकरीबन उन पर 100 करोड़ का खर्च सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए दरअसल सुखाश्रय कोष भी गठित किया गया है, तकरीबन 101 करोड़ का है। अभी इन बच्चों को भ्रमण के लिए भेज दिया गया है। 22 बच्चों का दल है, इसमें 16 लड़कियां बताई जा रही है, 6 लड़के शामिल हैं। यूँ तो 2 जनवरी को ये दल यहाँ से रवाना हो गया था। 2 से 4 जनवरी तक ये चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ का भ्रमण इन्होंने किया। उसके बाद शताब्दी ट्रेन में इन्हें दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली में ये होंगे 5 जनवरी से 8 जनवरी तक। ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने वाले हैं। फिर बाय एयर ये दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होने वाले हैं 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। 3 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था गोवा में इनके लिए की गई है। चंडीगढ़ में इन्हें हिमाचल भवन में ठहराया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब भ्रमण में ये बच्चे जाएंगे तो उस वक्त वही सुविधाएं इन्हें दी जाएंगी जो किसी मंत्री या MLA को मिलती हैं। अभी चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में ठहरे हैं, गोवा जाएंगे तो 3 स्टार होटल में ठहराया जाएगा और दिल्ली में भी बहुत अच्छी अकोमोडेशन इन बच्चों के लिए रखी गई है। आज तक बच्चों को कभी भ्रमण नहीं करवाया गया। जरूरी है ये बाहर जाए, बाहर की दुनिया भी देखे, राज्य के बाहर किस तरह का माहौल है और जानकारी ले, इनका ज्ञान बढ़ पाएगा। ये बात यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। देखिए, आज एक और बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पूरी तरह से कायाकल्प ही स्वास्थ्य विभाग का हो जाएगा। घर बैठे ही सुविधाएं मरीजों को मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त लैब परीक्षण की सुविधा भी इन हाउस मिलेगी और मुख्यमंत्री ने 3 टेस्ला MRI मशीन को खरीदने की बात कही थी। इसके लिए 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन्हें IGMC शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। इसका असर भविष्य में हमें सामुदायिक और क्षेत्रीय अस्पतालों में भी देखने के लिए मिलने वाला है। इन अस्पतालों में पूरी तरह से स्वचालित ऑटो एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर सरकार स्थापित करेगी और ये नया कार्य और नई दिशा में स्वास्थ्य विभाग बढ़ा है। दरअसल मरीजों को सुविधाएं बेहतरीन से बेहतरीन कैसे दी जा सकती हैं और कैसे मशीनरीज का बेहतरीन ढंग से उपयोग हो सकता है, ये कोशिश अब सरकार की ओर से हो रही है। तो इसी दिशा में बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और जानकारी आज दी है कि कैसे राज्य सरकार ग्रीन स्टेट की ओर बढ़ रही है। ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाया जाएगा, तो इसी के एवज में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। जैसे हम बात करें ट्राइबल एरिया की, लाहौल स्पीति के काजा में देखिए तकरीबन 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित कर दिया गया है और यहाँ युद्ध स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य किया है। अब जल्दी ही MWH स्टोरेज बैटरी इसके साथ जोड़कर ये पूर्ण रूप से सोलर प्रोजेक्ट वहां स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि जगह जगह बिजली बोर्ड कार्यालयों के आसपास भी यहाँ सुविधा देने की कोशिश हो रही है और इतना ही नहीं, रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि 2026 तक 50,000 के करीब घरों पर ये रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसमें 4,444 लोगों के आवेदन भी आ चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मांग के आधार पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए भी जो अपने घरों के आसपास यहाँ सोलर प्लांट्स लगाना चाहते हो, रूफ टॉप सोलर प्लांट्स, वो आवेदन कर सकते हैं। 50,000 घरों का, क्योंकि इसके लिए टारगेट 2026 तक रखा गया है और अभी महज 4,444 ही आवेदन आए हैं। और दूसरी बड़ी जानकारी ये भी है कि बिजली बोर्ड कार्यालयों के आसपास यहाँ देखिए चार्जिंग स्टेशंस भी मांग के आधार पर स्थापित किए जा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर दरअसल चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स एक दफ़ा फिर गुहार लगाते नजर आए हैं। ये स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 12 महीने के बजाय इन्हें 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। 2 महीने बहुत मुश्किल से इन्हें काटने पड़ते हैं। अभी देखिए स्कूलों में छुट्टियों का समय चल पड़ा है, जिस वजह से
अन्य कर्मचारियों को तो 12 महीनों का वेतन मिलता है, लेकिन इन्हें नहीं दिया जाता है और इन्हें हर बार महंगाई भरे दौर में तंगी में ही अपना गुजारा करना पड़ता है। इसलिए सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि जो अगला बजट आ रहा है इसमें स्कूल में लगे मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाए। एक ठोस नीति इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि बाकी कामकाज भी इनसे पूरे किए जाते हैं और इसके अलावा 8 घंटों से बढ़कर ये अपनी सेवाएं देते हैं। एक ठोस नीति होगी तो ये उसी अवधि में काम करेंगे जो इनके लिए तय की जाएगी और इसमें इनका वेतन भी बढ़ पाएगा और जॉब के लिए भी सिक्योरिटी मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले बजट में अन्य विभागों में लगे मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए प्रावधान किए गए, लेकिन इनकी अनदेखी हो गई है और एक दफा फिर इन्होंने मांग उठाई है कि 12 महीने का वेतन दिया जाए और इसके साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी भी इन्हें मिलनी चाहिए और जो अवधि तय की गई है उसी में ही अपना काम करेंगे। और कुछ एक शिक्षक या अन्य कर्मचारी इनका नाजायज फायदा भी स्कूलों में उठाते हैं, ये आरोप भी इनकी ओर से लगाया गया है। देखिए, कर्मचारी गुट फिलहाल आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी गुटों का ये मानना है कि जो अभी बिल पारित किया गया है सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी सेवा एवं शर्तों को लेकर, वो उचित नहीं है। ये कर्मचारियों का गला घोटने जैसा है, इससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल में स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, सीनियरिटी का भी और वित्तीय लाभ भी। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये बिल्कुल उचित फैसला है। इस वजह से असमंजस की स्थिति कार्यालयों में बनी हुई थी और कुछ कर्मचारी महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि कर्मचारियों के हित के लिए ये बिल है या नहीं है। ये कहना है संयुक्त कर्मचारी महासंघ का। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष विनोद कुमार की ओर से आज एक प्रेस नोट जारी किया गया है और इसमें इनका मानना है जो सरकारी कर्मचारी सेवा एवं शर्तें बिल पारित हुआ है बिल्कुल उचित है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से सैकड़ों लिटिगेशन खड़े हो गए हैं, असमंजस की स्थिति बन गई थी और सीनियर जूनियर की लड़ाई भी बढ़ती गई। अब देखिए, इससे पहले कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 8 वर्ष का भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा किया, कुछ ने 5 का, कुछ ने 3 का और अभी 2 का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया है। लेकिन अगर 20 साल पहले की कॉन्ट्रैक्ट सेवा के लिए नियमित लाभ देने हैं तो ये फिर असमंजस वाली स्थिति सरकार के लिए भी बन जाएगी, क्योंकि इसके लिए नया पे कमीशन लाना होगा। इसमें और ज्यादा परेशान कर्मचारी होंगे और जरूरी है कि 2016 के पे कमीशन का जो इंतजार किया जा रहा है वही कर्मचारियों को मिल जाए। नया पे कमीशन लाना बहुत दूर की बात है। जो 2016 का पे कमीशन है उसका लाभ तो कर्मचारियों को मिला नहीं, तो कुछ कर्मचारी नेताओं को इस ओर भी सोचना चाहिए। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अब देखिए, कर्मचारी भी यहाँ कई गुटों में बंध गए हैं। कुछ एक का कहना है कि ये निर्णय सही नहीं है, इससे उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभ अब रुक जाएंगे और उनका गला घोटना जैसा ये हो गया है। उन्होंने कई वर्ष अपने दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान भी, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा धड़ा वो है जिन्हें लाभ मिल गया था। कुछ केस जो कि कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी कर दिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि से ही लाभ दिया जाए, तो उन्हें रिकवरी का डर सता रहा है। तीसरी ओर एक और धड़ा सामने आ गया है। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ है और ये महासंघ के उपाध्यक्ष है विनोद कुमार, जिनका मानना है उचित निर्णय लिया गया है, क्योंकि अगर ये पहले जैसी स्थिति को ही कंटिन्यू रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट से ही सभी लाभ देने हैं, सीनियरिटी के और वित्तीय लाभ भी, तो ऐसे में तो नया पे कमीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं फिर सभी कर्मचारियों की होगी। भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल भी हर किसी की ओर से उठाया जा रहा है। अभी देखिए, जो डॉक्टर राजीव बिंदल हैं उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है या एक तरह से लगभग पूरा हो ही चुका है, लेकिन अब यहाँ जल्दी ही नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके लिए भाजपा के कुछ बड़े चेहरों की ओर से एक लिस्ट तैयार करके हाईकमान को भेजी जाएगी और हाईकमान ही ये तय करेगा कि आखिरकार किसे अब भाजपा का अध्यक्ष प्रदेश में बनाना है, यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। इससे पहले जिला अध्यक्षों को लेकर लिस्ट सामने आई है। 9 जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, 7 अभी बच रहे हैं। जल्दी ही ये संगठनात्मक चुनाव भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे जिला अध्यक्ष के तौर पर भाजपाइयों की ओर से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और आपको जानकर हैरानी होगी अभी इस लिस्ट में डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम भी है। ये तीसरी बार दौड़ में है, इससे पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तीसरी बार फिर दौड़ में है। इंदु गोस्वामी का नाम भी इस लिस्ट में है जो कि राज्यसभा सांसद है, और भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, इसके अलावा विपिन परमार जो कि पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और
माफ़ी चाहेंगे। ये पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, और इसके अलावा पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह भी इस लिस्ट में पाए गए हैं। सतपाल सिंह सत्ती का नाम भी है, और सतपाल सिंह सत्ती पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो फिलहाल किसे ये कमान सौंपी जाती है ये कहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि डॉक्टर राजीव बिंदल एक दफ़ा फिर दौड़ में है, तो कई तरह के मायने अभी इस बात को लेकर भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन 16 से 30 जनवरी के बीच ये नाम भी फाइनल हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है। देखिए, महिलाओं के 50% किराए को लेकर एक दफा फिर विरोधी स्वर उठे हैं। ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, जिसमें इनका मानना है कि उन महिलाओं को तो लाभ मिल ही नहीं रहा है एचआरटीसी बस में जो इस लाभ के लायक है या हकदार हैं। वो महिलाएं घर पर रहती हैं, जो महिलाएं कामकाज करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं या प्राइवेट नौकरी भी करती हैं, वही इसका लाभ ले रही हैं। तो जो महिलाएं पहले से ही नौकरी कर रही हैं वो सक्षम है पूरा किराया देने में, इससे उन महिलाओं को लाभ मिल ही नहीं रहा है जिनके लिए भाजपा ने ये योजना तैयार की थी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। महिलाओं समेत उनका पूरा परिवार भी एचआरटीसी बस में ही सफर करता है, और इससे ना एचआरटीसी का हो रहा है और ना प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का हो रहा है, और यहां तक कि उन महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है जो पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए इस योजना को वापस ले लिया जाए, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक दफा फिर मांग उठाई है। हालांकि संभव होता है या नहीं देखना होगा। ये सब्सिडाइज यात्रा को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल उठे हैं, और जब बात महिलाओं की आती है तो वो काफी ज्यादा गंभीर एक तरह से मसला बन जाता है और बहुत सेंसिटिव सा इशू भी बन जाता है। अब देखिए, महिलाओं के मामले में सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाता है। ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने मांग फिर रखी है, और इस बार अल्टीमेटम ये दिया है कि ये योजना अगर वापस नहीं ली जाती है तो ये प्रदर्शन भी करेंगे और इनकी ओर से बसेस भी नहीं चलाई जाएंगी। कितने दिनों तक नहीं चलाई जाएंगी या फिर एक दिन के लिए ही इनका ये प्रदर्शन होगा बसेस ना चलाने का, ये अभी स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चेतावनी इनकी ओर से जरूर दे दी गई है। बहुत सारे लोकल रूट्स में लोकल लोग प्राइवेट बस में ही अपना सफर तय करते हैं, और अगर प्राइवेट बस के पहिए थम जाएंगे तो परेशानियां कई तरह की सामने आ सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन ने आज कुछ सवाल उठाए हैं एनटीटी भर्ती को लेकर भी और जेबीटी को लेकर भी। जेबीटी के रिक्त पद चल रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें भरा जाए, और एनटीटी के पद अभी तक क्यों नहीं भरे गए, ये सवाल भी इन शिक्षकों ने उठाया है। पिछले 6 वर्षों से सरकार कोशिश कर रही है, पहले भाजपा की सरकार और अब यहाँ कांग्रेस सरकार भी कोशिश ही करती रह गई, लेकिन एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है। कभी आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने की बात कह दी जाती है, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट, तो कभी रेगुलर माध्यम से, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, जिस वजह से एक शिक्षक पर ही एक पूरा कार्यभार है। ये अपना जेबीटी का जिम्मा भी संभाल रहे हैं और जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं उन्हें पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द ये भर्तियां की जाए, और अब आउटसोर्स माध्यम से, क्योंकि सरकार ने रास्ता निकाला है भर्ती करने का, लेकिन अभी आउटसोर्स भर्तियों पर स्टे लगा हुआ है, और ये हाईकोर्ट की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था कि कितनी आउटसोर्स कंपनियां हैं, यानी कि जिन कंपनियों के तहत आउटसोर्स भर्ती होती है उसमें से कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी नहीं है, ये ब्यौरा भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस वजह से एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है। जेबीटी भर्ती को लेकर इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, और जल्द से जल्द रिक्त पद भरे जाएं। कुछ ऐसे शास्त्रीय टीचर और फिजिकल एजुकेशन ऐसे वर्ग भी हैं जिनके लिए प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं है, तो इनके लिए प्रमोशन का कोई जरिया भी सरकार को ढूंढना चाहिए, और जो पुराना क्लस्टर है प्राइमरी स्कूल्स में उसे एज इट इज़ वैसे ही रखा जाए, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन्होंने मांग उठाई है। देखिए, पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी एक दफा फिर शिमला पहुंचने वाले हैं। ये 7 जनवरी को आ रहे हैं। इनका कहना है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत ही रुतबे से ये कहा था कि वो जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर सभी पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, और ये भी इनकी ओर से बात स्पष्ट तौर पर रखी गई है कि दिसंबर माह की कैबिनेट से जो अगली कैबिनेट होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से 7 जनवरी को सचिवालय के बाहर फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, और डिप्टी सीएम से भी मिल सकते हैं। इनका मानना है 1 महीना तो पूरा हो गया, फिर इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में घर परिवार चलाना मुश्किल है। 45 और उससे भी ज़्यादा उम्र के इसमें कुछ लोग हो गए हैं। कब तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और कितना इंतज़ार इन्हें करना होगा। इनके पोस्ट कोड में पेपर लीक होने का दायरा भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लेट लतीफ़ी बरती जा रही है। ये भी इनकी ओर से आरोप लगाया गया है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।